आफ्टरनून कलल जी। चलिए, तो आज का टॉपिक थोड़ा सा खतरनाक होने वाला है। आज थोड़ी सी हिस्ट्री है, तो कुछ चीज़ों में ना थोड़ा जरा मैं आपको जरा सीरियसली बता दूं, मैं आपको आज पढ़ना किस तरह। अगर मेरे साथ थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना है हिस्ट्री में, हिस्ट्री को थोड़ा सा मजे लेके पढ़ना है, तो आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना। पहली चीज़ क्या, जब मैं आपको कुछ बोलूं तो प्लीज़ उसको दिमाग में इमेजिन करो कि वो कहानी में ऐसा कुछ हो रहा होगा। दूसरी चीज़, जब मैं आपसे कुछ बोलूं तो अपने मन मन के अंदर भी वो बात बोलने की कोशिश करो कि ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे ऐसा ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा बोलना चाहिए। ये कोशिश आप सभी लोगों को करनी करनी, ताकि आप उस चीज को दिमाग में विजुलाइज कर सको। बहुत ज्यादा जरूरी है आज आप लोगों की कहानी। आज लिखा हुआ कंटेंट कम और मेरा रिटर्न मार्क कंटेंट होगा, तो प्लीज अपना रजिस्टर अपने साथ रखें। जहां जहां मैं जो बात बोलूं उसको उसी स्टेप बाय स्टेप लिखते चलें, और जितना मिनिमल लिखोगे, वर्ड वाइज वर्ड लिखोगे, ज्यादा लंबे कर पाओगे। मुझे लगता है कि आज के पूरे टॉपिक को आप 3 पेजेस के अंदर खत्म करना है, 3 पेज से ऊपर नहीं जाना। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आज का टॉपिक जितना कर सके उतना करें। सर, हम आज हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं आप लोगों के काफी डिमांड पर। लेक्चर नंबर 1। सर, आप आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको विदेशी आक्रमण। ठीक है सर, 700 से लेकर के 1200 के काल के अंदर भारत पर जिन जिन लोगों ने सर विदेशी आक्रमण किया, आज आप उन्हीं लोगों की बात सर हम लोग करने वाले हैं। सर, वो लोग कौन कौन थे सर, बताएंगे सर आप? ऐसे लोग कौन बदतमीज थे जिन्होंने सर हमारे पर हम बताएंगे सर आप? देखिए, हमारे यहां पर हम लोग 3 प्रकार से सर इन चीजों को देखने की कोशिश। सर, कौन कौन लोग थे सर जिन्हें आप ओपनली हमारे सामने बताना चाहेंगे कि कौन कौन लोग थे? आज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा आपकी ऊंट में एक जिंदगी। अगर किसी बच्चे ने सुनी हो तो बात है, नहीं तो शुरू करते हैं सर जरा समझने की। सबसे पहले जो आपसे आप कहती है मेडिवियल हिस्ट्री, लोग करने वाले हैं मध्य। तो सबसे पहले आपको समझा दूं, जो आपका हिस्ट्री है, जो आपकी पूरी इतिहास है, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहली जो होती है वो होती है आपकी एंशंट। आप से पुरानी प्रारंभिक वाली अपना इतिहास समझ समझ सकते, प्राग ऐतिहासिक वो। मेडिवल मतलब आपका सर जी मध्यकालीन, और मॉडर्न सर जी आपका आधुनिक। ये सर आपका प्राचीन। प्राचीन है। 3 प्रकार के हिस्ट्री विभागों में आप इन्हें बांट। ओके सर, हमेशा समझ में आ गया। यहां तक सर हमें कोई दिक्कत आपकी बातों से नहीं हो रही है मुझे। चलिए सर, जरा नीचे की ओर चले। सबसे पहले हमें एक बात जानना होगा, तो टाइम पीरियड समझा दूं पहले आप लोगों को। देखो, प्राचीन काल जो लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जनरली हड़प्पन से पहले से, मतलब वही एंशंट, हजारों हजारों 10,000 20,000 साल पुरानी कहानी से लेकर के 10K से पहले से पढ़ते हुए आते हैं। और इसको ज्यादा से ज्यादा कब तक खत्म कर लेते हैं सर जी? 400 से 500 पे खत्म कर देते, 400 to 500। कई बार ज्यादा ज्यादा लोग इसको खींचते खींचते सर कहां तक ले आते हैं? 700 तक ले आते हैं। और सर, जो मेडिवियल इंडिया है वो बेसिकली रियलिटी में जो पढ़ी जाती है वो 1206, जब भारत में गुलाम वंश आकर स्थापित होगा, उससे लेकर 1707। मतलब कि सर कहां तक? जब तक सर हम लोग किसको पढ़ लेते हैं? औरंगजेब की मृत्यु तक सर उसको पढ़ लेते हैं। तो सर आप उसको नहीं पढ़ लो तब तक कोई कहानी आपकी नहीं बनने वाली। ठीक है, ऑडियो कट हो रही है बीच बीच में ज्यादा। प्लीज बाकी लोग बताइए जल्दी से जरा, ऑडियो कट अभी भी बीच बीच में ज्यादा हो रही है क्या? बता दीजिएगा बाकी लोग, अगर वॉल्यूम सही नहीं है या फिर ऑडियो इश्यू बता दीजिएगा मुझे। ठीक है। और सर, जो मॉडर्न टाइम होता है वो 1707 के बाद से, बेसिकली कई बार लोग इसको 1857 से पढ़ना शुरू करते हैं और इसे खत्म करते हैं सर हम लोग कहां पर? खत्म करते हैं सर 1947 तक। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले सर ये बीच का टाइम कहां चला गया? 700 से लेकर के 1200 तक का जो टाइम पीरियड है ये कहां चला गया? इसी के बारे में सर हम इसको बात करने। ओके सर, तो कह रहे हैं तो ठीक है, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पूछता बेटा, उधर उधर नेटवर्क का इशू। चलिए सर, ओके सर।
सबसे पहले सर जो हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं टॉपिक क्या है सर हमारा, वह अर्ली मेडिवियल इंडिया 1700 से 1200। देखो सबसे पहले मैं आपके सामने दिमाग में थोड़ा सा जरा इमेज बनवा दूं। इमेज था क्या, देखो हमारे भारत में दो प्रकार के लोग हम पे हमला करेंगे बार बार। विदेशी आक्रमणकारियों में मुसलमान, हम सोचते सर मुसलमानों ने हम पे हमला किया, मुसलमान नहीं, सो दो तरह समझेंगे सर। अरब के अलग लोग हैं और तुर्क के अलग लोग। देखो यहां जो ये रेड मार्क दिख रहे हो आप, यहां एक तरह से आप मान लीजिए यहां से रेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये यहां के जो लोग होंगे, वैसे इन लोगों को बोलते थे पर्शियंस, फारसी लोग। यहाँ के लोग अरब्स, प्रभाव इन्होंने बाद में कब्जा इन्होंने यहां तक भी कर लिया पारसियों पर, क्योंकि बेचारे पारसी लोग भाग करके खुद भाग भाग करके इंडिया आ गए। और बाकी जो बचे हुए राज्य होते हैं, जो ऊपर वाले जो बचे हुए हैं, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे सारे तुर्क कहलाते हैं। सर जी नीचे वाले जो है वो अरब कहलाते हैं, और ऊपर वाले जो लोग हैं सर वो क्या कहलाते हैं, वो सभी लोग सर हमारे तुर्क कहलाते हैं। दो प्रकार के भारत पर हमले हुए हैं, ये बात ध्यान रखें। हमारे यहाँ देखो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बेंजेंटाइन एम्पायर से लेके, देखो बेंजेंटाइन एम्पायर होगा इस इमेज में, सेकेंड इमेज में ससेनियन एम्पायर होगा, रशिदन कलीफेट होगा। तो बेसिकली जो कहानी है वो खलीफा, देखो कलीफेट लिखा है ना, कलीफेट का रियलिटी में मुझे कैलिफेट बोलते हैं, हम इसे खलीफा बोलते हैं अपनी भाषा में। पर खलीफा बोलता बड़ा खलीफा बनना है तू, भाई वो खलीफा नहीं था, वो कैलिफेट था। और हमारी भाषा पर ये शब्द ने इतना प्रभाव डाला हुआ है कि कोई हद नहीं है। देखो शुरुआत होती है जब ये पर्शियन लोग, जब ये अरब लोग भारत की ओर आते हैं। एक्चुअली क्या था, मैं सही बताऊं, आज थोड़ा सा जरा अगर मैं थोड़ा रो हो जाऊं, कच्चा हो जाऊं तो बुरा मत मानना, थोड़ा आज फ्लो में बह जाऊं तो बह जाने देना, ध्यान सुनना। सर ये लोग शुरुआती दौर से ही कंगले थे, भूखे नंगे थे, कपड़ा था नहीं, खाने को कुछ था नहीं, मीट खा खा के जिंदगी बिताई है, खजूर खा खा के जिंदगी बिताई है, रेगिस्तान में रहे हैं, भूखे नंगों को जिंदगी में हमारे तरफ का रास्ता दिया। थोड़ी बहुत इन्होंने कालीन वालीन बना ली, उसको लेकर के हमारे यहाँ व्यापार करने आते थे इंडिया में। इस तरह ये इनकी स्थिति थी। भाई ये स्थिति देखते देखते इन लोगों को क्या लगता था कि हम तो हम हो गए चोड़े। और जब ये भारत आए, इन्हें यहाँ भारत आए अपने सामान बेचने, ये खाते थे नॉन वेज, पानी में उबला हुआ, जैसे जिम वाले लोग नहीं खाते बॉइल्ड चिकन, ऐसे तो चिकन खाया करते थे। यहाँ आगे गलती से हमारे किसी व्यक्ति ने इन्हें मसाले दिखा दिए, भैया ये डाल लो बटर चिकन बन जाएगा तुम्हारा। और बटर चिकन ऐसा बनवाया कि इनकी जबान पे ऐसा बटर चिकन लगा कि इन्होंने हमारे बटर लगा। देखो भूखे नंगे लोगों के अंदर नेकी, नियत, ईमानदारी कुछ नहीं होती, और हमारे लोग ईमानदारी से आएंगे। सर पर्शियन लोग यहाँ पर आते थे और व्यापार के लिए आते, चाहे वो अफगानी तरफ के लोग रहे हों, चाहे वो पारसी तरफ के लोग रहे हों, अरब के रहे हों, चाहे कहीं के भी लोग रहे, हर तरफ के भूखे नंगे भारत की तरफ आते रहे। क्यों? व्यापार के लिए। अच्छा देखो उस समय व्यापार के लिए तीन बड़े बड़े समस्याएं थी। एक तो सर हम मसालों के गढ़ थे, भारत इतना रिच था, कृषि इतनी जबरदस्त थी, इनके तो कुछ भी नहीं उग रहा है, हमारे सब कुछ उग रहा था सर जी। हमारे यहाँ तो इतना जबरदस्त खेती हो रही थी, हम सब बहुत रिच थे। वहीं सर श्रीलंका जो था, इसका बड़ा समस्या रही है हमारे सर जी। जो श्रीलंका था, श्रीलंका ना अपने मोतियों के लिए बहुत फेमस, पर्ल्स के लिए बहुत फेमस। वहीं सर इंडोनेशिया भी अपने मसाले और बाकी पर्ल्स वगैरह के लिए। परंतु सर उल्टी सीन समझिएगा, थोड़ा सा जरा उल्टा सीन समझिएगा, ये लोग जो थे ना, ये लोग इंडोनेशिया जाने से कतराते थे, कौन जाएगा इतनी दूर। ये भारत और श्रीलंका बहुत ज्यादा है। फिर धीरे धीरे यहीं से सर इन्होंने क्या करना शुरू किया, हमारे साथ व्यापार करना शुरू। और व्यापार करते करते ही इन्हें समझ में आ गया कि सर यही को लूटा, यही इन्होंने सर लूटने की। अब मैं आपको बात समझाऊं, सबसे पहले आपको समझा रहा था मैं ईरान और इराक, मैंने आपको दो रीजन समझाया सर। एक सर जी ईरान इराक वाले जोन, तो मैंने समझाया अभी ईरान इराक वाले जोन। एक सर जी आपके तुर्क वाले जोन, दो तरफ के, नीचे वाले पर्शियन, ऊपर वाले सर जी तुर्की। ध्यान से आइए सर जरा समझे। देखो जो ये ईरान इराक के जो लोग थे, ईरान के जो फारसी लोग जिसे हम लोग कहते हैं, तो जब ये भारत में है, जिन्हें आप लोग पर्शियंस भी बोलते हो, जिन्हें फारसी बोलते हो, जब ये लोग भारत में आते हैं तो दिक्कत क्या थी, ये लोग सब लोग नॉन वेजिटेरियन थे। बता दिया मैंने क्यों थे नॉन वेजिटेरियन। इंडियन लोग क्या थे सर उस समय, वेजिटेरियन थे, क्योंकि हम लोगों के यहां पर कृषि बहुत अधिक मात्रा में थी, हम बहुत प्योरली लेवल। सर जी
अब जब ये भारत में जब आते थे तो भारत तो पहले से बहुत बड़ा बड़ा था। तो जब ये आती तो हमारे सिंधु नदी इनके लिए प्रवेश का द्वार हुआ करती, भारत में एंट्री। जब ये भारत आए तो इन्हीं बेवकूफों के वजह से आज हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। क्या पड़ा सर जी? हिंदुस्तान पड़ा, इन्हीं बेवकूफों। तो जब ये इंडिया में एंटर कर रहे थे तो यहां पर नदी से सिंधु, सिंधु तो इनसे बोला नहीं गया, सा को हा बोला करते थे। तो सिंधु को क्या बोला सर इन्होंने? हिंदू हिंदू चिल्लाना शुरू कर दिया। हिंदू से क्या बना सर? हिंदुस्तान बन गया। ठीक है, अच्छा सर, सर कोई और एविडेंस है आपके पास? आप बता सकते हो कि आप आज भी, मैं आप सभी लोगों से बात कर रहा हूं, क्या आप आज भी इन इराकी फारसियों की भाषा के दबदबे में हो और हर तरफ से हो? आइए दिखाता हूं जरा, छोटी सी झलक। थोड़ा समय लगेगा, मेरे टॉपिक में डीप होगा पर कंटेंट सही होगा। चल, सप्ताह सुना है सर जी? सप्ताह सुना है ना? पर बोलते क्या है भाई? कौन सा हफ्ता चल रहा है? ता को हमने सर जी ह बोल दिया, हफ्ता बोल दिया सर जी। सप्ताह का क्या बन गया? हफ्ता बन गया। बोलते हो ना रेगुलर भाषा में, दिख गया भाई, भाषा में पारसी प्रभाव आज तक प्रभाव छोड़कर हमारी सभ्यता को विनाश करने। और एग्जांपल देता हूं, हमारे हिंदी में महीने को बोलते हैं सर महीना, है ना? रियलिटी सर बढ़ता मास। कौन सा मास चल रहा है? चैत्र मास, फागुन मास, पोष मास। और क्या बोलते सर हमारे उसे? महा। कौन सा महा चल रहा है सर जी? सा का फिर दोबारा हा कर दिया ना। देख रहे हो कितना पंगा हुआ हमारे साथ, कितनी गद्दारी हुई है हमारे साथ। भाषा में हमारा प्रभाव अभी भी हमको मिल जाता है। आज थोड़े कमेंट्स पर थोड़ा मैं कम ध्यान दूंगा, जब मैं बोलूंगा तो तभी कमेंट्स पर आऊंगा। आज सभी सिर्फ इधर ध्यान दें। चलिए सर, तो इस तरह से ये बेवकूफ हमारे यहां पर आते हैं। सर अगर हम आपके टॉपिक को मान भी लें, अब हमें सर 3 चीजों को और समझने की कोशिश करें। लाइट लगा दूं मुझे? बार बार दिखते रहेंगे तो फिर दिमाग आता रहेगा। चलिए सर, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, जो सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं वो होता है सर 700 से लेकर के 1200 के इस काल के बीच में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गोरी, 3 लोग आए। देखो इसमें से एक व्यक्ति सर अरब था और 2 भाई साहब नीचे वाले दोनों दोनों तुर्क थे। तो जब आपके सामने क्वेश्चन आता है भारत पर पहला मुसलमान आक्रमण, तो सर जी ये मुसलमान थे, माना। भारत पर पहला अरब आक्रमण, हाँ सर जी मोहम्मद बिन कासिम ही था। पर भारत पे पहला तुर्की आक्रमण, अरे ये नहीं था। अब गलती कोई नहीं करेगा, गलती कोई नहीं करेगा इसके अंदर। मोहम्मद बिन कासिम का ड्रामा क्या है सर जी? मोहम्मद गजनवी का ड्रामा क्या है सर जी? समझ में आ गया सर हमको? कहानी समझ में आ रही है पहले यहां तक की बात? अच्छा देखो, समझ गए ना? आज से हम लोग हिंदुस्तान क्यों बने? हम इंडिया, इंडिया सर अंग्रेजों ने हमको नाम दिया। इंडिया मतलब होता है नाजायज बच्चों की औलाद जो गलत तरह से पैदा हुई है। और हमारी इंडिया आज उस स्थिति पर है जो हम लोग आज लड़ाई कर रहे हैं। इंडिया शब्द क्यों आया है? आप बुरा मत मानिएगा, हम लोगों को इंडियंस बोलने का मतलब ही क्या होता है? अमेरिकन लोग रेड इंडियन शब्द का प्रयोग करते हैं। सर क्या होता है रेड इंडियन? अछूत, दूषित, नाजायज औलाद, इस तरह के नाम दिए हैं। और आज हमारी इंडिया इसी बात पे लड़ाई कर रही है। सोचो हमारा कितना दुर्भाग्य है, शिक्षा का कितना अभाव है आपके साथ कि इंडिया नाम के शब्द का आप लोग प्रयोग, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि भारत, हमारे को भारत, शांतनु के पुत्र ने अपने शांतनु के पुत्र के नाम पर इसको भारत नाम दिया गया। भरत मुनि के नाम पर भरत इसको नाम दिया, और उसे भूलकर आज हम लोग पाश्चात्य सभ्यता के कारण इतना अधिक प्रभाव। दुख है आज की भावना, थोड़े से इमोशनल हो सकता हूं मैं, थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाए तो बुरा मत मानिएगा प्लीज। फिर टॉपिक थोड़े इसी तरह के होंगे। चलिए सर, सबसे पहले सर अरब आया, क्योंकि आज थोड़ी आपके हम थोड़ी आंखें खोलूंगा, क्या क्या गलत हुआ, क्या अच्छा हुआ आपके। थोड़ी जरा हिस्ट्री पे चले, पहले पर्सन की तरफ चले सर। देखो सबसे पहले हुआ क्या सर? सबसे पहले की बात सर ये थी, 700 के करीब की काल की बात थी, जो ये ईरान के तरफ के लोग थे। ईरान के तरफ पर्शियन लोग, कैसे सर जी? ये लोग ना व्यापार करने आते थे ऐसे, और कहाँ आते थे? अब बताते मैं आपको, मसाले वगैरह के लिए। अरे श्रीलंका जाया करते थे। क्या करने श्रीलंका? करने क्या जाया करते थे?
ये भाई साहब जी श्रीलंका में मोती लेने जाते, लाओ मोती दो, हमने व्यापार किया। इन लोगों ने लगभग लगभग श्रीलंका पे कब्जा ही कर लिया और वहां पर जाके बसने लगे। ये लोग हुए परेशान, उन्होंने क्या बोला, सर हमसे ना हो पाएगा, हम तुमको और नहीं खिला सकते, बउआ जाइए प्लीज। उन्होंने कहा हमको भेजोगे, ठीक है, शर्त है हर साल मोतियों का एक भरकर जहाज, इतना इतना जहाज हमारे यहाँ भिजवाओ। गुस्सा आ जाएगा थोड़ा सा। सर जी क्या होगा, श्रीलंका में सर मोतियों का जहाज कहां जाएगा, फारस की तरफ जाएगा सर, हर बार फारस की तरफ भेज देता था बेचारा। श्रीलंका इस दौरान अच्छा खासा व्यापार इनका बढ़िया खासा चल रहा था, मजा आ रहा था। इस समय मैं आपको बता दूं, इस समय जो फारस के हेड थे उसका नाम, एक बंदे का नाम आएगा, बहुत आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल हजाज। अल हजाज नाम का राजा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट। सर अल हजाज के टाइम पर यही सीन था कि सर जी बार बार श्रीलंका से जहाज जाया करता था, परंतु सर इस तरफ एक बार क्या हुआ, इस तरफ यहां सेंटर के पास जहां पाटन था, यहां सर पाटन जगह है, पाटन के पास क्या हो गया, यहां पर सर इसके जहाज को किसी ने लिया सर लूट। माय गॉड सर जी ये कब की घटना बता रहे हो आप, सर ये मैं आपको घटना बता रहा हूं 711 एडी। कब की बता रहे हो सर आपको, 711 एडी की घटना बता रहे हो, करीब करीब 711 का वर्ष था। जहाज जा रहा था मोतियों का भरा हुआ, लूट लिया गया सर, लूट लिया गया। लूटने पर अल हजाज को ही बेइज्जती, यार हमारी इतनी बेइज्जती, कोई कदर ही नहीं, हमारा मोती लूट 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 लिया किसी ने पूरा भर के जहाज। रियलिटी में उसको पता ही नहीं था कि उसी के पारसी कबीली कबाइली लोगों ने इसको लूट। परंतु शक किस पर आया सर जी, पाटन के उस समय पर इस तरफ के सर राजा। इस समय सर जी यहां पर गुस्सा बैठे हुए हमारे जो राजा थे, उस समय यहां के राजा का नाम था सर दाहिर। राजा का नाम क्या था सर यहां पर, दाहिर, यहां पे राजा का नाम। तो उसको शक हुआ कि दाहिर ने सर मेरा जहाज लूटा होगा। अब दाहिर, दाहिर कोई मतलब, तो दाहिर क्यों सोचेगा, दाहिर नंबर अपनी जिंदगी में जी रहे हैं दाहिर भाई साहब। अगर आपको बता दूं, दाहिर जो आपका वंशज है, दाहिर ब्राह्मण वंश से, ब्राह्मण वंश के अंतिम राजा, उसके इनको मार दिया जाएगा। दाहिर राजा है, ब्राह्मण वंश से आ रहे हैं, ठीक है सर। 711 एडी में सर इनको अब क्या हुआ, अल हजाज भैया जी वहां से क्या करते हैं, इनको बेइज्जत फील हो गई, यार हमारा जहाज लूट लूट लिए, हमारा जहाज, हम अल हजाज, अबे तेरा जहाज बना बना के मारता, अगर ये दाहिर को तूने सीधे खुलेआम चुनौती दी, खुलेआम से इसको मारा होता, पर क्या बोले, अल हजाज को अपना जहाज उड़ाना था भाई साहब जी ने। भाई साहब जी ने एक व्हाट्सएप किया, अच्छा प्लीज हाँ आज थोड़ी कहानी थोड़ी सी उल्टी सीधी हो सकती है, बट आप थोड़ा फील में रहिएगा। उन्होंने सर उसको व्हाट्सएप किया दाहिर को, हाँ दाहिर बउआ तुमने हमारा जहाज लूटा और तुमने हमारे इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी है, बहुत बड़ी, अब तुम्हें इसका हर्जाना देना होगा, तुम हमें अपनी जमीन दे दो इतनी। ताहिर भाई साहब सुबह सुबह उठ के वॉशरूम से निकल के बाहर आए, सुबह सुबह उठते ऐसा सब व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिले, तो क्या गुस्सा आया होगा दाहिर को। ताहिर ने कहा वैसे प्रेशर में निकल रहा है, वैसे तो दिमाग खराब मत कर। उनने लिखा निकल यहां से, और निकल यहां से लिख के उसका लेटर वहां दफा कर दिया। सिंपल सिनेरियो में अल हजाज ने अपना एक लेटर भेजा दाहिर के पास, और दाहिर से कहा मुझसे माफी मांगो लिखित रूप में, और मुझे हर्जाना दो, तुमने मेरा जहाज क्यों लूटा। अबे भैया बेवकूफ उल्लू के पट्टे, पहले पूछ तो लेता दाहिर से, तुमने किया भी नहीं किया, पहले अली बोल दिया दे। वो क्या पागल वागल है क्या, तो क्यों कैसी। और दाहिर क्या बोलता है, ये गरीब, ये कंगले, ये मुझसे हर्जाना मांगेंगे, जिनके खुद के घर में खाने को दाने नहीं है, 4 रोटी नहीं है तुम्हारे पास, तुम मुझसे पैसा मांगोगे। पर यहां से इसने कोई इज्जत नहीं दी, इस लेटर की इसने इसको कोई इज्जत नहीं दी कि भाड़ में जा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। दाहिर को अब अल को फिर बेइज्जती लग गई, लेटर लिखा है, लेटर की कोई इज्जत नहीं कर रहा, कैसे निकल चल, इनने करके बस्ती करके भगा दिया। अब क्या होता है, ये अल हजाज जो है, अल हजाज अपने कमांडर को, अपना एक कमांडर भेज देता है कि जा और जाके दाहिर पर हमला कर, और ये दाहिर पर हमला करने के लिए भेजता है। पर ये दाहिर को पहले ही एक बात इनको पता लग जा चुकी थी कि जो भारत के लोग हैं ना, या आज भी हम लोग सदैव ना 2 प्रकार के धोखों से मरे हैं। एक जो नियति ईमानदारी से चलता है, क्योंकि कलयुग का काल है, जो ईमानदारी से चलेगा, जो धर्म नीति से चलेगा, वो परेशान रहा है। और दूसरी तरफ सर आपस के गद्दार लोगों से,
तो जी दाहिर यहां पर अपनी ईमानदारी के कारण परेशान होंगे। जब कमांडर को यहां भेजा गया तो कमांडर को क्या बताकर भेजा गया था कि कमांडर भाई, जिनका नाम था सर जी मोहम्मद बिन कासिम, है ना, सर मोहम्मद बिन कासिम जब भेजा गया तो क्या समझा के भेजा गया कि भैया ये जो दाहिर है ना, ध्यान रखना ये लोग धर्म युद्ध करते हैं, ये लोग राजपूत वगैरह जिस तरह के जो लोग हैं ये इंडियंस, ये क्या कर सर क्या करेंगे, धर्म युद्ध करेंगे। तो अगर तुम्हें लगे ना कुछ दिक्कत हो तो अपने हथियार फेंक देना, क्या देना, 3D तोहफा का कबूल करो। तो ये उस टाइम पे यही किया करते थे। जैसे ये हारने लगते थे ना, उस्ताद जी तोहफा कबूल करो, उल्टे खड़े जाते थे, करने लगते थे। ये इनकी आदत थी। कमांडर जी को इन्होंने भेज दिया कहां पे सर जी, अपने पास, कहां, ब्लेम करने के बाद सर इनको यहां पर भेज दिया, इसे सर दायर के लिए। ठीक है, चलिए, तो सही, हाँ सही सही कह रहे हैं हम। चलिए सर, तो कमांडर को भेजा और कहां सर जी, दाहिर के पास। कमांडर का नाम क्या सर जी हमारे, कमांडर का नाम क्या सर जी, कासिम। और सर कासिम ने क्या किया सर, दाहिर पर रात को, क्योंकि पता है हम लोग धर्म युद्ध लड़ेंगे, रात को लड़ेंगे नहीं, दाहिर पर हमला कर दिया और रातों रात इनकी बस्ती जला दी। और सर इन्होंने बहुत ही बड़ा गलत काम किया, इन्होंने दाहिर को वहां पर मार दिया। अब जब दाहिर को मारा तो सब एक उससे बड़ा इन्होंने गलत काम किया, ये सर भारत से अथाह धन लूट कर ले गए। पता है आपको, पूरा फारस अमीर हो गया इस एक लूट के कारण, दुनिया में इसका नाम हो गया, इतना पैसा इतना पैसा, क्योंकि इन कंगनों ने कभी पैसा तो देखा नहीं था, क्या करे पैसा आ गया। बताते हैं कि उस जमाने में 600 महिलाएं, 600 महिलाओं को उठा के हरम के अंदर लेकर गए। और ये लोग बोलते हैं महिलाओं की तरक्की के बारे में, क्या महिला की तरक्की किस प्रकार से हो जाएंगी, जो महिलाओं को हरम में रखते थे, और हमारे यहां तक 600 महिलाओं को ले गए। सर कमाल की बात है, इस 600 महिलाओं की टीम में 2 महिलाएं और थी। सर वो 2 महिलाएं कौन थी सर, वो दाहिर की बेटियां थी। बहुत ही दुख की बात थी। एक का नाम था सर सूर्यवती और एक का नाम था सर जी सोमवती। 2 बेटियों को सर जी उठा कर ले गए। तो सर जी सूर्यवती और सोमवती को, और कहां लेकर गए सर जी, किसके पास ले गए, अल हजाज के पास। और कहां ले गए, उसके हरम में ले जाने। देखो, जब राइटर लिखता है तो कभी बुराई नहीं लिखता। अल हजाज ने क्या बोला, अल हजाज ने सूर्यवती और सोमवती से पूछा कि बताइए सर, मैम आप कहाँ रहना पसंद करेंगी, क्या सुलूक करूं आपके साथ। तो हमारी जो सूर्यवती और सोमवती थी, एक शायद यंग रही है, एक थोड़ी चाइल्ड, बहुत जद बच्ची थी एक तो। उन्होंने कहा कि आप हमारे पे कोई एहसान मत कीजिए, जैसा आप बाकी महिला से व्यवहार करेंगे ऐसे हमारे साथ कीजिए, कोई अलग ट्रीटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपकी दान भी की कोई जरूरत नहीं। इतना एक जोश देख करके ना अल हजाज के पसीने छूट गए। राइटर लिखता है कि नहीं, अल हजाज का दिल पिघल गया, दिल नहीं पिघला, उसके पसीने छूट गए कि महिला के अंदर इतनी ताकत और इतना जोश कि पिता मर गया उसके बाद भी सामने खड़ी और पूरी जान लगा के खड़ी। इन्होंने क्या किया, अल हजाज ने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं तुम अपनी बेटी की तरह मानता हूं, और मैं ऐसा करता हूं कि सूर्यवती और सोमवती को अपनी बेटी के सर्विसिंग वाले लोगों के एम्प्लॉय के अंदर भेज देता। अगर अपनी बेटी के बराबर मानता तो उसे कहीं की रानी नियुक्त करता, कहीं की राजकुमारी नियुक्त करता, ना कि उसे दासी बनाता। परंतु क्या करें, हमारे हिस्टोरियन है ना, इतिहासकार लिखते, तारीफ इनकी इतनी ज्यादा है, पढ़ाया इनको इतना ज्यादा, ग्लोरीफाई करके गया है। तो सर जी सूर्यवती जब वहां रहती है तो सूर्यवती धीरे धीरे क्या करती है, अल हजाज के बहुत समीप आने की कोशिश करती है एज ए पिता, क्योंकि उनको अपनी पुत्री मान रहा है, गलत मत समझिएगा। समीप आना मतलब उसके साथ काफी उनकी बुद्धि के अंदर घुसने की कोशिश करती है। अल हजाज भी धीरे धीरे उनसे काफी ज्यादा मोहित होते हैं और अपनी पुत्री की तरह व्यवहार करते हैं। फिर क्या होता है, सूर्यवती धीरे धीरे अल हजाज के दिमाग में एक जहर डालती रहती है, क्या आप मेरे पिता हो, क्या आपने मेरे कभी भले को सोचा कि जिस इंसान ने मुझे सर्वाधिक दुख दिया, उसी इंसान को आपने अपने घर के अंदर, आप रोज उसका दीदार कर रहे हो, रोज सुबह शाम वो आपके साथ घूमता है, आप रोज उसकी तारीफों के अंदर पूरी किताबें पढ़ देते हो आप उसकी। कहता है बेटा कौन है वो, कहता है वो आपका ही कमांडर कासिम, उसने मेरे वास्तविक पिता को मारा, आप मेरे दत्तक पुत्र हो, आपने मुझे बाद में गोद लिया है, मैं आपको अपने पिता से बराबर मानती हूं, कह रही है वो वहां पर सूर्यवती अल के दिमाग में इतना जहर भर देती है कि अब कासिम से ड्रामा हो। पर सुनिए जरा, कासिम कौन था। तो जो ये कासिम था, ये कासिम अल हजाज का दास था, सेवक था, प्लस कासिम दामाद किसी की वास्तविक बेटी का पति भी था। इसने कासिम को बुलाया
और कासिम को क्या कहा, मौत के घाट उतारो इस आदमी को। उसने कहा नहीं, मजा नहीं आएगा। इसने कहा ऐसा भाई, एक ऊंट मंगाया जाए और एक ऊंट की खाल उधेड़ी जाए, उसके अंदर से पेट खाली किया जाए और उस ऊंट के खाल के अंदर इस कासिम को भर दिया जाए। कासिम को जिंदा ऊंट के अंदर चिन्ह। तो सर मोहम्मद बिन कासिम का अंत इस प्रकार से होता है। जो हमारे पहला अंतिम काल हुआ सर जी दाहिर का, जो कि ब्राह्मण साम्राज्य से था, सूर्यवती सोमवती की पुत्री, कमांडर था कासिम अल हजाज का, पर्शियन था जिसे हम अरब वाले जोन से बोल सकते हैं, अरबी था। 600 महिलाओं को लेकर गए। ये इसका कांड हुआ। तो जब ये लड़ाई करने गया था दाहिर से, तो ये युद्ध था 712 का युद्ध, 712, क्योंकि एक साल लग गया था ना उनको युद्ध करने जाने के लिए। 712 के युद्ध में लड़ाई करने गया था और इस युद्ध को हम लोग बोलते सर जी रेवार का युद्ध। रेवार का युद्ध बोलते 712 एडी। सर जब ये कहानी सुना रहे हो, ये कहानी तो हमने कहीं अपनी वो लूशन टाइप किताबों में पढ़ी नहीं थी भैया, पढ़ी नहीं होगी क्योंकि है नहीं, पढ़ोगे कहां से? क्योंकि भैया ये बुक है चचनामा। चचनामा नाम की सर जी हमारे पास क्या है, ये किताब है। बता दूं आप लोगों को, चचनामा का कोई ऑफिशियल राइटर किसी को नहीं पता किसने लिखी है, इसलिए कहानियों में मिस इंटरप्रिटेशन पक्का होगी, गड़बड़ी होगी। चचनामा को बाद में अली बकर ने, अली बकर कुफी पूरा नाम है एक्चुअली उसका, तो अली बकर कुफी ने बाद में इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। ये थोड़ा अरबी था तो पर्शियन भाषा में अली बकर कुफी। कभी राइटर लिखा मिल जाए तो याद रहे इसने ट्रांसलेट किया है भाई साहब ने। आज जो मैंने आपको ये इतनी लंबी डिटेल सुनाई, जाहिर पंजाब स्टेट का था, पूरे भारत का एक राजा था उस टाइम। नहीं, पूरे भारत का एक नहीं कहूंगा मैं पूनम, वो सिर्फ पंजाब वाले जोन में, स्टार्टिंग वाले मुल्तान वाले जोन की तरफ ही था ये, मुल्तान वाले इस तरफ वाले एरिया में ही। परंतु मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कंप्लीटली एक था, क्योंकि बाकी जगहों पर छोटे छोटे राजा पर एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, एक राजा नहीं कहेंगे पूनम हम उसे, पर हाँ बड़ा राजा कहा जा सकता, यही था, ताकतवर था, किसी किसी को एंट्री नहीं करने दी। ठीक है सर, आप मान लिया कुछ लिख कर भी लाए हो क्या? हाँ थोड़ा बहुत लिख कर भी ले आए था, क्या परेशान ना। देखो हमने आपको इसकी कहानी समझा दी है थोड़ी सी, ये थोड़ी इसकी डिटेल विटेल अगर किसी को पढ़ना हो, फालतू के वन लाइनर पढ़ने तो बकवास बातें हैं, क्वेश्चंस पे आओ। चलिए सर, मोहम्मद बिन कासिम समझ में आया सर हमको। सन इन लॉ था सर हजाज का, कमांडर भी था उसका। अटैक किया सर सिंध पर दाहिर 712 एडी में। रात के टाइम सर ये अटैक करता था। अच्छा हाँ, ये लोग रात के टाइम अटैक और ये गोरिल्ला वॉर बड़ा किया, छुप कर हमले करने की औकात नहीं सामने आ, दाहिर को इन्होंने मार दिया। अच्छा एक और चीज, इन्होंने सर कासिम ने जजिया कलेक्ट किया। ये सर जी टैक्स होता है, कर कलेक्ट किया। पर याद रहे जजिया से दो लोगों को इन्होंने मुक्त रखा, एक वुमेन को और ब्राह्मण्स को, ब्राह्मण को और सर जी महिलाओं को इससे इन्होंने सेपरेट रखने की कोशिश करी कि आप इनसे बात नहीं, तो इनको टैक्स नहीं चुकाना है। महिला कमाती नहीं है और ब्राह्मण को ये पूजनीय बता रहे हैं, बताया गया है। 600 वुमेन प्लेस बनाकर ले गई खलीफेट जोन, वही खलीफा वाले जोन के अंदर। इसमें सर इंक्लूड डॉटर नंबर 1 सूर्यवती एंड सोमवती। रिकॉर्ड मिला सर हमको चचनामा से, तुर्किश है, पता नहीं है सर जी कौन है, किसने लिखा, पर पर्शियन में अली बकर कुफी ने इसको लिखा। और 1712 का सर बैटल ऑफ, आपके लिए पूरी बातें हमने यहां पर आपको लोगों को लिखकर दे दी है, इसलिए मैंने आप लोगों को पूरी मोहम्मद बिन कासिम की डिटेल्ड स्टोरी सुनाई। ये बकवास बातें शायद मुझे अब लगता है पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी होगी किसी को कहानी सुनने के बाद। एक दिमाग में इमेज बैठा हुआ, कोई व्यक्ति आ रहा है घोड़े पर तबड़क 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 भागता हुआ और आके उसने गद्दारी से रात को उसने हमला। ठीक है, अब अच्छा हाँ, एक खास बात जो सवाल कर आता है कि मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड किसने कहा था? जी मोहम्मद बिन कासिम, जब लूटने आया तो उसने इसको कहा। क्या सभी लोगों को आज पहला हत्यारा, भारत का पहला इतना बदतमीज इंसान मोहम्मद बिन कासिम समझ में आ गया? अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले फटाफट डाउट बताइए, अब मैं आपके डाउट देखूंगा, मैं आपकी चैट्स वगैरह थोड़ा सा नजर डाल लूं जरा। वेल डन सर जी, धन्यवाद धन्यवाद जी कौशिक जी, पूनम थैंक यू। पूजा जी आप लेट हो गए, आपने बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मिस कर दी है। बाद में सेशन को पीछे जाके रिवाइंड करके देखिएगा, पूरी कहानी को हम पहले डिटेल में कर रहे हैं,
अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगेगा, ये तरीका अच्छा लग रहा है अगर हिस्ट्री सुनने का ये तरीका, तो प्लीज इसको लाइक करो और शेयर करो जहां जितना कर सकते। कहानी सुनने का अगर तरीका अगर आपको पसंद आया है, उसके बाद ये डिटेल एनालिसिस अगर आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे क्वेश्चन को समझ रहे हैं, तो प्लीज इसको जितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स शेयर कीजिए, जितना आप इसको शेयर कर सकते। कहानी में अगर आपको ये दाहिर वगैरह समझ में आ गए हो, दाहिर का क्या स्थिति रही, बेटी की क्या स्थिति थी, ऊंट में क्यों चिनवा दिया गया, क्या दिमाग में मैनिपुलेशन किया गया, अब उसी से आपके साथ सारे क्वेश्चन दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। वर्ष 711 क्यों इंपॉर्टेंट था, 712 क्यों इंपॉर्टेंट था, मोतियों के लिए क्यों ये देश इंपॉर्टेंट रहे, समझ में आया सारे लोगों को? चलिए, धन्यवाद धन्यवाद आप लोगों के जो ये कमेंट्स आए, मुझे कमेंट देखकर काफी अच्छा फील हुआ। ठीक है सर, तो अगर किसी को डाउट नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, थैंक यू। देखो यहाँ डिटेल हिंदी में भी लिखी गई है, कोई कंफ्यूज ना हो प्लीज, मैं आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों डिटेल लाया हूँ। जो वहां इंग्लिश में मेंशन है वही यहाँ पर हिंदी में मेंशन कुछ दिया हो। ठीक है सर, अब हम जरा अगले पर्सन की तरफ चलते हैं। सर आपका सेकंड पर्सन कौन सर जी? महमूद गजनवी। मैंने ओल्ड कुछ स्टोरी कुछ पर सुनी थी, बहुत मजा आ गया। कुछ अच्छा कुछ और सुनी थी, नो इशू। देखो भाई, मैं आप देखो हर बार मैं जितनी बार भी आऊंगा ना, अगर मैं इसी स्टोरी को लाइव स्ट्रीम पर लेकर आऊंगा दोबारा भी, तो मैं ये भी कमिटमेंट करता हूं हर बार कुछ न्यू और यूनिक लाने की कोशिश, ताकि कभी रिपीटेड होगा। ना ही मेरे ऑफलाइन बैचेस में कभी कोई चीज रिपीट करने की कोशिश करता हूं मैं, ना ही अपने ऑनलाइन बैचेस। हमारे यहाँ कभी कोई रिपीटेशन लेने की कोशिश नहीं की, कुछ ना कुछ हर बार आपके लिए यूनिक लाने की कोशिश। चलिए सर, अगला एम्पायर, अगला एम्पायर सर जी, दूसरा हमलाकारी कौन था? अब अरब नहीं आएंगे, अब आएंगे तुर्क हमारे यहाँ। कौन आएंगे सर जी हमारे यहाँ पर? तुर्क आएंगे। जैसे देखो ये था आराखिंद कनेत, आरा खोज, और आपका तुर्क्स यहाँ के, सेल्जुकस वाले, यहाँ से अब खलीफा थोड़े से इधर चले जाएंगे, अरेबियन थोड़े से यहाँ फंस फंस जाएंगे। अब जो नया वाले आएंगे वो आएंगे सर जी गजनवी एम्पायर। इनका प्रभाव सर जी तुर्कों पे काफी ज्यादा, गजनवी की तुर्क तुर्क है, तुर्की प्रभाव है सर। गजनवी सर जी आपको मिलता है अफगान में, अफगान जलेबी वाली अफगान। सर जी यहाँ पर गांधार आपने नाम सुना हो, सर जी ये गांधार का ही बाद में गाजा बनाया, गोहर बनाए गए। सर जी ये इसी तरह के नामों को कंफ्यूज किया गया है। अगर आप महाभारत देखते हैं तो आप गांधार के एक व्यक्ति को जानते होंगे, उससे अच्छा व्यक्ति, अगर आप महाभारत में किसी एक पर्सन को पावरफुल पर्सन मानते हैं, कृष्ण जी के बाद कहते हैं मतलब टक्कर देने के लिए इंसान खड़ा हुआ था, तो आप उन्हें बोल सकते हैं शकुनी को। ये मेरे थॉट है, प्लीज कोई किसी को लोग ब्लेम ना करे किसी राइटर को, ये मेरे थॉट है कि कृष्ण जी को कंप्लीट थॉट देने वाला कोई पर्सन शकुनी था, बिकॉज वो उनके ब्रेन की टक्कर ले रहा था। वो भी इसी जगह से सर, पुरुषपुर नाम की जगह सुनी सर हमने यहाँ, पुरुषपुर। इस तरह के लोकेशन हम यहाँ पर देखते हैं। इन लोगों को बाद में जगह का नाम बता सर जी। गाजा गजनवी, अब हम चलेंगे थोड़ी पहले जरा स्टोरी लाइन 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 पकड़े यहाँ पहले। चलिए सर जी शुरू करें। देखो मैं आपको डायरेक्टली गजनवी पे नहीं लाऊं, सबसे पहले मैं जरा आप लोगों को थोड़ी जरा स्टोरी लाऊं। जो गजनवी है ये थोड़े बकवास इंसान। सर जी गाजा है या गाजी जोन या गजनी जोन कह सकते, गाजा, आप इस जगह गाजा स्ट्रिप समझ लो, गजनी वाला एरिया। सर जी गजनी में इसके जो वास्तविक जो फाउंडर थे, वास्तविक जो संस्थापक थे, जिसे हम लोग कहेंगे, वो थे कौन सा जी? अल्पतगीन, अल्पतगीन। सर वास्तविकता में जो अल्पतगीन थे वो रियलिटी में फाउंडर थे, परंतु कोई इन्हें क्यों नहीं जानता? भाई साहब जी गुलाम थे, भाई साहब जी केवल एक कमांडर थे। सर जी किसके कमांडर थे, किसके अंडर कंट्रोल काम करते सर जी? वहां पर सर जी एक समिद या समिंद बोलते हैं, समिनिद बोलते हैं उसको, समिनिद शासक, समिनिद एम्पायर, पूरा का पूरा साम्राज्य हुआ करता था, समिनिद साम्राज्य, उसके यहां पर जी हजूरी करा करते थे, और इनको उस एरिया को दिया गया, आप यहां पर गाजा या गाजनी नाम का एरिया बना। तो यहां से गजनी बनते, अल्पतगीन ने शुरुआत।
इन्होंने कहते हैं कि 962 के अंदर इन्होंने इसको 962 के टाइम पर इन्होंने इसको इसके बाद कुछ दिनों जब इनकी मौत हो जाती है तो कुछ दिनों के लिए एक व्यक्ति इनकी जगह पर बैठता है, उनका नाम परितगीन था। कैसे 72 से 1977 तक का टाइम, ये कुछ टाइम रहा हो, ठीक है। ओके सर जी, परितगीन रहा होगा, सर ने मान लिया, परंतु सर सर सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। परितगीन सर क्या सर 97 पर, ये राजा को कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। इस राजा के बाद इसका ही दमाद दोबारा आ जाता है। सर सन इन लो कौन आया सर? सुबुक्तगीन आया। कौन आया सर जी? अपना सुबुक्तगीन आया। ये जो सुबुक्तगीन आया यहीं से मामला खराब होना शुरू। 1977 जो सुबुक्तगीन आता है, ये वास्तविकता में सन इन लो थे, दमाद था सर किसका? आपके अल्पतगीन वाले अंकल। हाँ ये भी गुलाम, हाँ ये भी गुलाम, परंतु इसे पहला स्वतंत्र शासक बोलते हैं क्योंकि अभी किसी के अंडर नहीं कर रहा था, अपने आप को सेपरेटली से राजा अपना कर लिया था। स्लेव भी था, दमाद भी था, परंतु अपने आप को स्वतंत्र स्थापित। तो क्वेश्चन आता है गजनी का पहला स्वतंत्र राजा तो यार सुबुक्तगीन ही था सर, ध्यान, कोई और राजा नहीं लगा, ठीक है। अच्छा सर सुबुक्तगीन में अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहो सुबुक्तगीन के बारे में सर हमको दे देते, क्यों परेशान हो रहे हो? चाहते हो कुछ? स्पेस नहीं है, हाँ कर नाम पर चेहरे कौन सा चेंज भी बना देते। सर सुबुक्तगीन जो था, सुबुक्तगीन 1970 में सर इसका जन्म हुआ था एक्चुअली, 971 में बड़ा निकलता है मुझसे, 971 में सर इसका जन्म हुआ था। 1 नवंबर की तारीख थी। आप लोगों ने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया नहीं होगा भाई साहब का, भाई साहब गुस्सा बैठा है, स्टेटस लगा दिया करो इसके बर्थडे का यार। चलिए थैंक यू। ओके सर जी, तो मोहम्मद गजनवी के गवर्नर बन के आए सर सुबुक्तगीन भाई साहब जी। अच्छा जी, ये उस समय इस जो जगह थी खुरसान नाम की जगह होती, खुरसान प्रांत था, जो खुरसान प्रांत के सर जी, ठीक है। ओके सर, इन भाई साहब जी के 2 बेटे थे, बता दूं मैं आप लोगों को। पहले का नाम सर जी महमूद था, जिसकी फोटो आपको दिखाई दे। दूसरे का बेटे का नाम सर इस्माइल था। देखो अब ये दामाद को नहीं लाएगा, यहां से दामाद की कड़ी टूट जाएगी। गजनी रियलिटी में तो गजनी के अल्पतगीन को याद कर लो, फिर आप सीधा सुबुक्तगीन याद कर लो, 77 हुसैन जोन समझ लो, और उसका बेटा था जी महमूद और इस्माइल समझ लो। 3-4 राजा हैं बस, इतने इतने ही होते हैं, क्योंकि महमूद ही उल्लू का पट्टा है, कुछ नहीं है इनके पास। जो ये महमूद आएगा, महमूद जो था बहुत ही महत्वाकांक्षी, बाप पे पैसा बहुत था, लड़का कैसा निकलेगा? कसेड़ी, सुबह सुबह उठता था, लगा ली कोकीन, खींच ली, लाइन मार रहा दबा के, सुबह उठते पहला पौवा पौवा खींच रहा है, ऐसी हालत कर दिया। सुबह शाम उल्टे सीधे काम कर। जिस दिन बापू ने उल्टा बोला, बाप को गाली गाली बगली 2-4, इतना बदतमीज कोई हद नहीं था। यस जी मामा, व्हाट इज मामा समझ नहीं पाया, बताइएगा बाद में बताइएगा, मैं कमेंट स्टोरी एंड कर दूँ, उसके बताइएगा मामा आप क्या कहना। चलिए सर जी, हुसैन के सर जी महमूद जो गजनवी थे, जो बाद में गजनवी बनेगा, बाद में देखेंगे, पहले महमूद सर जी बहुत ही बदतमीज था, बार बार पिता के पास पहुंचता था, हाय हेलो पापा क्या हाल चाल, आओ आपके पैर दबा दूं। तो बाप बोलता था पैर दबाएगा पर तेरे मुंह से सड़ान इतनी बुरी आती है, बदबू वाली, सड़ान जैसे तेरे मुंह से बदबू आ रही है, क्या भी क्या है? तो कुछ नहीं पापा जी, पौआ मार लिया देसी वाला। मीर बाप का होके भी बदतमीज इंसान, महंगी शराब नहीं प्यार नहीं पी सकता, गंदी शराब पी के आता है। क्या करूं, आप राजा ही नहीं बना रहे, राजा बना दो, महंगी शराब पी लेंगे, फिर हम भी 4-4 साइड में होंगी, शराब की बोतलें चल रही होंगी, शराब और कबाब, मजा ही मजा जिंदगी का। तो आपके शुभुक्तगीन जी को थोड़ी सुबकियां आ गई, रो रोने लगा, यार ऐसी औलाद मिली है, पी के टुल्ल है पूरे दिन, ये क्या राज चलाएगा मेरे यहाँ। इस आदमी की आंख में आप आज भी नशा देख सकते हो, नशा और हवस दोनों भरी हुई है इस आदमी की, क्या बोलूं।
उसके बाप परेशान था, फिर इसने देखा छोटे बच्चे की तरफ मुंह किया, देखो उसकी तरफ, उसकी तरफ मुंह करते उसे उल्टी आ गई। क्यों आ गई? इस्माइल दिमाग से कमजोर था, वो इतनी मोटी बुद्धि का था, बहुत ज्यादा मोटी बुद्धि का। उससे पूछो 2 और 2 कितने होते हैं, तो बताएगा सर जी 56 होते हैं। वो इतना समझदार था। ये दोनों ही औलाद निकम्मी निकल गई। वैसे तो सुबुक्तगीन को इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करना चाहिए था, मेरे दोनों प्रोडक्ट खराब निकले हैं, या तो मुझे रिप्लेस करके दो या फिर मुझे इनको ठीक करके दो। परंतु कुछ भी संभव नहीं हुआ। एक डिफेक्टिव पीस ने उल्टा करंट करंट मार दिया। वो डिफेक्टिव पीस कौन था जी? महमूद जी। महमूद एक दिन पी के पड़ा हुआ था नाली में। बाप गया उठाने, बाप गया उठाने, बेटा ये क्या मेरे नाम बदनाम करा रखा है, नाक कटा रखे गली मोहल्ले, चल घर चल। उसने कहा वो बाप जमीन में रह ले, ज्यादा हो गया जरा, बहुत हो रहा है। जब देखो 4 लोगों में आकर मेरी बेइज्जती कर देता है। भाई मैं भी कुछ किंग ऑफ मिर्जापुर तो हुई, तू अपना नाम मैं कहूंगा, मैं प्रिंस तो हूँ कम से कम। कहता प्रिंस होगा। वो भी कहता राजा होगा अपने घर का, चल घर चल निकल ले। वो माना नहीं। उस दिन पिता ने 2 गाली एक्स्ट्रा बक दी। और ऐसे ही बीच बीच में सुबह सुबह ने मां की गाली बक दी। भाई साहब जैसी मां की गाली बकी, महमूद ने उठाई चप्पल, पहले तो 2 मारी। मां की गाली बकी कैसे तूने? बहन की बकता, इनका ऐसा कहना था। सर जी महमूद गजनवी ने क्या किया, निकाला चक्कू और दे मारा अपने बाप में। फिर उठाया ताज, आपने सर बदल लिया, नाउ आई एम किंग। और फिर वही अपना डांस करने लग गया। पियक्कड़ इंसान है ना, तो ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, ऐसी हालात हुई भाई साहब जी। तो महमूद गजनवी नशे के अंदर इसने अपना राज छीना। तो वास्तव में काबिल तो नहीं था। चलिए सर कोई बात नहीं। इसके अंदर एक इच्छा थी, बता दूं, इस भाई साहब के अंदर एक बहुत ही गंदी इच्छा थी। चाहता था कि अपने आप को मैं बहुत ज्यादा डेवलप कर लूं इस एरिया। अच्छा बता दूं, पहली बार अपने आप को ना शासक या सुल्तान कहलाने वाला है। इसमें मैं ज्यादा बातें लिखी नहीं, जो यहां लिखूंगा वो पढ़ना है पूरा। सुल्तान कहलाता सर अपने आप को इसने। अच्छा जी, इसने क्या प्लान किया? इसका मन हुआ लाओ यार चलो हम अपने गजनी को ना अमीर बनाएंगे, बहुत अमीर बनाएंगे। इस भाई ने प्लान किया कि ऐसा करते हैं। इन्होंने जिंदगी में क्या पढ़ा, ये देखो पाकिस्तान वाली बुद्धि नहीं है। पाकिस्तान में क्या पढ़ाते हैं, हमने भारत को हमेशा युद्ध में हराया है, हमारे टैंक तो पता नहीं कहां कहां तक घुस गए थे, हमारे पास तो पता नहीं कितना बड़ा परमाणु हथियार है। झूठ, सेम झूठ इसको पढ़ाया गया। इसको क्या पढ़ाया गया था? पारस, ओह पारस क्या ही अमीर राज्य है, भाई भूखे नंगे थे वो, हमें लूट के गए थे उल्लू। नहीं, पारस बहुत अमीर है, बहुत ताकतवर है, हम उनसे कुछ लेकर के आएंगे। तो क्या किया सुल्तान भाई साहब, चले गए। कहाँ चले गए? मिलने उनसे। क्या मिले उनसे जाकर के? दोस्ती यारी। दोस्ती यारी में क्या मिले? इसके राइटरों ने समझा दिया, जो बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, बेटा अगर फारस गया ना कुत्ते की तरह मारेंगे। या तो तूने अपने बाप को मार के गद्दी पे बैठ गया, अगर उनके तो कुत्ते की तरह मारेंगे, क्योंकि वो धर्म वर्म से नहीं लड़ते। पर हाँ, वो जिसको लूट कर आए हैं वो लोग अभी भी धर्म युद्ध करते हैं। हमारी ईमानदारी इतनी बड़ी हमारी साथ समस्या बन गई कि इसको इसके नोबेल्स ने, विद्वानों ने समझाया क्या, इधर की तरफ ट्राई कर। इधर की तरफ सर जी, तू अगर गलती से इस तरफ गया ना युद्ध करने, तो पिट पिट के आएगा। तू क्यों ना इस तरफ चलना, पंजाब की तरफ चल। और यही इसको बुद्धि दे करके इन्होंने काम खराब करा दिया। अब यहां पर ये भाई साहब जी, इसको भी समझाया गया था, जैसे ही धर्म युद्ध हो, जैसे ही अधर्म शुरू करो, और अगर आप हारने वाले हो, वही 3 इडियट्स, पैंट उतारो, तोहफा कबूल कर देना, ये अपने आप माफी मांग लेना, फिर पैर पकड़ के लेट जाना, बाबूजी हम आपका पैर चाट चाट के हम आपसे माफी मांग रहे हैं, हमें माफ कर दो, हमें जान से बख्शो। इस बंदे को यह बात समझाई गई। इस बेवकूफ के बच्चे ने 17 बार भारत पर आकर, क्योंकि इसके दिमाग में भारत के अंदर बसना नहीं था, ये बसने के मूड से नहीं था। कहता था अपने गजनी को अमीर बनाऊंगा। मैं कह रहा गजनी को अमीर बनाने की लालसा है इसके दिमाग। क्यों? क्योंकि दारू पीनी महंगी महंगी, ऐसा तो चाहिए दारू पीने के लिए, कंगले हालात, कुछ पैसा था नहीं इनके पास। अब इन्होंने क्या किया, 17 बार कहते हैं इन्होंने भारत पर आक्रमण। आइए सर कुछ जान देखो। सर जी एम्पायर गजनविंद, एम्पायर किया था अल्पतगीन ने, इंपॉर्टेंट रूलर था। मंसूर नासिर अली, सुबुक्तगीन ने होल्ड की थी सीट। देखो पूरा नाम भी मैंने लिख दिया है। जिन लोगों को ना सर जी आपने राजा का पूरा नाम नहीं बताया, भाई लिख दे, देख लेना। 2 बेटे थे, महमूद और इस्माइल। बताया मैंने, खुरसेन का राजा था उस टाइम पर, बन गया।
1997 में उसने अपनी सीट ले ली। हाँ, 27 साल की उसकी उम्र थी। महमूद ने अपने आपको पहला राजा कहा। तो ये छोटी छोटी पोस्ट है जो कह रहा है। यामिन उद दौला और यामिन उद मिलाह, तो इसने पदवी भी इसने अपने को घोषित कराई। ओके सर, एक सेकेंड, उस पे है क्या? अच्छा, देखो इन्हें टाइम टू टाइम इसने काफी सारे अटैक्स किए हैं इसने हमारे पर। सर 17 टाइम्स हम पर हमला किया, 17 बार इसने हमला किया। सबसे पहला जो इसने हमने हम पे हमला किया सर, पंजाब पर किया, फर्स्ट वॉर। पहला हमला सर जिन्होंने हम पर कहां किया? यस यस। अभी देखो, हम मैं आऊंगा, मैं सब कहानी ला रहा हूं। देखो, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है सुनने का, आपके अंदर क्षमता है, तो आप बस सुनिए एक बार और लिखते चलिएगा, पैन मत रुकाइए। ठीक है सर। इसने अटैक किया सर हमारी कहां पे सर? हमारे इंडिया पर। पहला पंजाब के ऊपर, उसके बारे में भी ज्यादा नहीं जाना, अभी हम आगे जो पंजाब के वो इंपॉर्टेंट है वो आगे पढ़े। तो कुछ पहला हमला सर 1001 में था, पर कुछ इंपॉर्टेंट हमलों में से सम अटैक्स इंपॉर्टेंट है। पंजाब 1001 का 4 में सर इन्होंने मुल्तान पे हमला किया था। 18 में जब इसने मथुरा पे हमला किया, पंजाब आया, पंजाब लूट के गया, इसे लगा बहुत पैसा आया, बहुत मजा आ गया। मुल्तान आया, अरे और पैसा है, और पैसा है, और मजा आया। फिर मथुरा गया, मथुरा जाके इसको एक बात पता लग गई। क्या पता लग गई? कि सर जी कुछ तो बात है इनके मंदिरों में। क्यों? सारा फंड, सारा पैसा मंदिरों में, अगर मंदिर लूट ले तो मजा आ जाएगा। किसी बेवकूफ ने इसके कान में यह बात डाल दी कि भैया अगर तुझे पैसा लूटना है तो कहां जाओ भैया? सोमनाथ निकल जाओ, पैसा पैसा, जिंदगी की मौज। जहां इसको खबर मिली, भाई साहब जी 1020 में कहां गए? सोमनाथ पे हमला करने गए। सर 1020 से कहां था? सोमनाथ पे हमला करने गए। भाई साहब जीप पे जब हमला करने गए, वहां जाके इनकी पैरों जने तमील और सब खिसक गई इनकी। अब मैं बोल नहीं सकता हूं क्या क्या खिसकी थी उस समय पर तो इनकी। सर जी सोमनाथ पर जब हमला करने गए, ये वहां देखकर हो गए सर जी आश्चर्य। कैसे आश्चर्यचकित हुए? हवा ले गई। कैसे हवा ले गई बाबूजी? कई टन का एक शिवलिंग हवा में तैर रहा है। जैसे ही उसको तोड़ने के लिए गया, क्या हुआ? तलवारें ऊपर उठ गई, हवा में उड़ गई। ये कान, ये क्या हुआ मेरे साथ? सर खुजाने लग गया। फिर क्या होता है? कुछ नहीं, भाग गया डर के मारे, कुछ नहीं कर पाया, कर ही नहीं पाया तमीज में कुछ भी। हुआ ये बड़ा परेशान, इसकी जिंदगी बड़े परेशान। क्या करूं यार, क्या करूं, जिंदगी ने खून पी रखे। फिर इसने ढूंढता रहा, जुगाड़ को इसे लग गया ऐसा तो यही है, ढूंढने तो आना है मुझे दोबारा। तो ताड़ में लगा रहा, कब मौका मिले, कब मौका मिले, कब मौका मिले। इस भाई साहब को दोबारा ये ड्रिविंग करने आया, दोबारा मौका करने आया। 1025 में दोबारा ये सोमनाथ, और अब की बार ये पुणे उस जगह पर पहुंचा। एक्चुअली सोमनाथ टेम्पल का जो स्ट्रक्चर था, उसमें अगर आप देखोगे तो चारों तरफ बताया गया था कि चारों तरफ मैग्नेटिक स्ट्रक्चर रहे होंगे, और जिसके बीच मैग्नेटिक बैलेंसिंग पे वो चीज झूल रही है। हमारा शिवलिंग झूल रहा था। सोचो कितना बेटर आर्किटेक्चर था। और एक हमारा दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज है, तार तो खड़े कर रखे नीचे, फिर भी पिलर लगा रखा है। समझ ही नहीं आया भाई, ये तो आप तार ही लगा लेते या फिर आप पिलर ही खड़े कर लेते। उस तार का सेंस समझ में नहीं आना, मुझे पिलर का सेंस समझ में। पता नहीं है कौन सी आर्किटेक्चर चल रही है इनमें। किसी को आता हो कोई बच्चा आर्किटेक्चर समझा देना मुझे, इस मैप का रूल। अगर वो पाइप बने हुए हैं तो नीचे वो तार पे रुकवाते ना पुल को यार, तभी तो उसका कुछ फील आता। समझ ही नहीं आया मुझे उसका। तो ये जो उस समय की जो आर्किटेक्चर था, इतना गजब था। अगर देखो आप उस समय के आर्किटेक्चर को देखोगे तो वही मंदिर की आपको मैं तारीफ करूंगा थोड़ी देर में भी। और जब भी वो तलवार से अटैक करता, तलवार उड़ जाती, परेशान। लास्ट में जब 1025 में आया, इसको किसी ने बता दिया। किसी ने क्या बताया सर जी? मैं अगर आपके सामने उनका नाम बोल दूं, पंडित विष्णु कांत शर्मा। भाई साहब जी चंद कीमत पे बिक गए। लग रहा होगा कुछ पैसे से दे दिए होंगे इसने एक्स्ट्रा। इसने बता दिया, अरे बेवकूफ तू इसको तो तोड़ ही नहीं पाएगा, जिंदगी में नहीं तोड़ पाएगा। क्योंकि एक्चुअली हम लोग इसको बोलते थे मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक मतलब सर जी मूर्ति तोड़ दिया करता था। ये मूर्ति पूजा के खिलाफ था ना बहुत ज्यादा।
जब मथुरा गया था वहां भी इसने मूर्तियों को तोड़ा था, यहाँ भी इसी मूर्ति से आया था, कह रहा तोड़ ही नहीं पाएगा, यहाँ मैग्नेट है। तो इसको बताया, फिर इसने क्या किया, साउथ की मैग्नेट को यहाँ खुदवाना शुरू करा और साउथ से मैग्नेट निकलने का। जैसे ही मैग्नेट आउट हुई, डिसबैलेंस हुआ और हमारा सूरज शिवलिंग जो हवा में तैयार रहता है वो एकदम से धड़ाम जमीन में आ लगा। और सर वो इतना दिप गया, वो टिल्ट है। आज भी अगर आप दर्शन करने जाओगे तो आपको उसका बिल्कुल स्ट्रेट नहीं दिखेगा, हल्का दबा हुआ है। और उसको उठाना महाभारत है, उठा नहीं पाएंगे उसे। ठीक है, तो मूर्ति भंजक के रूप में इस बदतमीज इंसान ने इसकी मदद कर दी। मैंने कहा ना, हम दो चीजों से परेशान थे, एक तो अपनी नेकी नियत ईमानदारी से और दूसरे अपने गद्दारों से। इन दो लोगों की अगर हमारी स्थिति ना रही होती तो आज हम अच्छे लोग होते, बहुत समृद्ध होते। परंतु सर अच्छी बात ये रही, 2025 में जब भाई साहब जान जा रहे थे वापस, तो याद होगा सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के पास था, यहीं पे एक ट्राइब रहती थी, जनजाति। जनजाति का नाम था जाट जनजाति। क्या सर? जाट जनजाति, जाट ट्राइब। याद रहे, आज जाट ट्राइब सी जनजाति थी। और आज अगर आप दिल्ली और हरियाणा वाले जोन में अगर आप जाएं, यूपी में भी मोस्टली वेस्टर्न यूपी, आपको जाट जो कम्युनिटी है बहुत समृद्ध मिलेगी। ये पहले कभी एसटी ट्राइब्स हुआ करती होंगी, आज ये बहुत ही रिच कम्युनिटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए। तो जी जाट कम्युनिटी के साथ अब यहां क्या होता है, सोमनाथ का जब ये अब यहां से खजाना लूट कर जब ले जा रहा था, आपको बताऊं कितना कितना खजाना लेकर गए थे भाई साहब जी? 700 मन, 700 मन, या मैं बोलूं 28,000 किलो गोल्ड था भाई साहब। वहीं सर 1200 मन, कितना हो गया, 12 चौक 48, 41,000 किलो सिल्वर लेके जा रहे थे भाई साहब जी। इतना खजाना लूटे थे भाई साहब जी। देख रहे हो कितना खजाना लूट के गए। ये ले जा रहा था, रास्ते में जाट कम्युनिटी ने पकड़ लिया। हाँ भाई जरा, कहाँ जा रहा है, कौन है तू, क्या कहता तू है नहीं। एक्चुअली जाट कम्युनिटी बहुत कलाकार थी, जंगल में रहती थी, पेड़ों में छुप छुप के बैठा करती थी। इन्हें पता भी नहीं चल पाया कब में इन पे थप्पड़ यहाँ से पड़ रहा है, एक पीछे थप्पड़ मार रहा है, एक यहाँ थप्पड़ मार रहा है, ये बौखला गया, इसके सब सिट्टी पिट्टी घूम। ठीक है सर, क्या हुआ, ये जिन्होंने कहा कहाँ से लाया था सामान, क्या ये, तो किसी ने को बताया था जाट कम्युनिटी के, आपके महादेव का मंदिर किसी बेवकूफ ने लूटा है, विदेशी आक्रमण। जाटों को लगा हाँ ये वही व्यक्ति है, जाटों ने लपेट दिया, लपेट के जो इसकी ऐसी सुझाई है ना भाई साहब, घोड़े पे बैठ लाके वापस हुआ नहीं है। इसने कहा हाँ क्या लूट के लाया, वापस रख, वापस रखी। क्या लूट लूट के ला रहा है हमारे मंदिरों में से। ठीक है, अब क्या हुआ सर जी, आगे रिजल्ट रिजल्ट क्या हुआ, इस भाई साहब जी ने सोमनाथ मंदिर छोड़ छाड़ के, बाबूजी गलती हो गई, बाबूजी आपके पैर पकड़ते हैं, मम्मी मेरी गलती हो गई, मेरी तो जबान टूट गई, मुझे वापस जान दो, करता हुआ वापस चला। जाटों ने क्या कहा, सामान नहीं रख। कहते हैं जाट, देखो जाट, मजाक कोई बुरा मत मानना, कोई जाट अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो प्लीज, कहते ना बुद्धि कमजोर, यही पर पता लगा था उस दिन। कहते हैं कई राइटरों ने लिखा है कि जाटों ने सारा का सारा संपदा समुद्र में बहा दिया। क्यों, कारण कारण समझना, वैसे देखो ये गलत भी नहीं, अच्छा था, क्योंकि उनके लिए भगवान कौन है, प्रकृति। उन्होंने कहा प्रकृति ये आपका सामान, ये हमारी चीज नहीं है, हम इसके हकदार नहीं है, हम आपको ही सौंपते। कहते हैं समुद्र के अंदर डाल दिया। कहते हैं अरबों के जहाजों ने कई सालों तक समुद्र से सोना चांदी इतना पैसा डाल दिया। देख रहे हो ना, कम होता है क्या 28,000 किलो, यार कम होता है क्या इतना गोल्ड। तो भाई साहब जी ने यहां पर क्या किया, यहां पर इन्होंने क्या किया, चले गए क्या, पिट पिटा के, पर इसने हमारा मंदिर ध्वस्त कर दिया। हमें बहुत दुख था। भाई साहब की इतनी गंदी बेइज्जती हुई ना कि कुत्ते जैसी इज्जत नहीं हुई, पिट के आया है बंदा, कई दिन तक अपने गद्दी पे नहीं बैठ पाया। लोगों ने पूछा राजा जी कहाँ है, और राजा जी आराम कर रहे हैं। आओ बजे बुला दो ना, गद्दी पे बैठ जाएंगे। राजा जी पूरे दरबार में खड़ा खड़ा घूम रहा है कि क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं, मन नहीं है बैठने का, मन नहीं है बैठने का। अब रियलिटी वो किसको बताते बेचारे, सूजी हुई है, बैठेंगे कहाँ। जी जाट कम्युनिटी पर एक है जो दोबारा हमला करने आए। जाट कम्युनिटी को ये भूल रहे थे भैया, जाट कम्युनिटी जंगलों में रहने वाली थी। पेड़ पे चढ़ चढ़ के उन्होंने ऐसा मारा
के बंदे को नस्ते नाबूद करके भाग जाए यहाँ से। अब की बार लपेट के भेजा ऐसे। क्या समझ में आया सबको ये कहानी? सबको समझ में आई मूर्ति भंजक की कहानी, बदतमीज की? देख रहे हो कैसा डिस्ट्रॉय कर दिया था इसने मंदिर को, क्या ध्वस्त किया इसने हमारे। आज ही हमारा बता दूं, सेम जगन्नाथपुरी की तरह इसका भी जो आर्किटेक्चर है वो बहुत अच्छी तरह बनाया गया था टेंपल का। चाहे हवा समुद्र से अंदर की ओर आ रही हो, इंश्योर हो रहा हो, पर झंडा तभी भी बाहर की, अभी भी स्ट्रक्चर की खासियत है। इस टेंपल को बाद में रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और देख सकते हैं आपके सुंदर मंदिर है हमारे बाबा जी का, बहुत, भोलेनाथ जी का बहुत ही सुंदर। ठीक है, चलिए सर, इसके दरबार में सर कुछ राइटर भी थे जिससे हमको ये जानकारियां मिली हैं। एक सर अल बरूनी, किताब उल हिंद, क्या सर, किताब उल हिंद नामी किताब सर अल बरूनी के पास। फिर दोस्ती के पास सर शाहनामा नामी किताब लिखी थी, वहां से मिलती। फारूकी, उतवी और सिस्तानी, 5 बड़े बड़े राइटर हैं इसके टाइम के जहां से हमको जानकारियां मिली हैं। मैंने आपको पहले जो कहानी सुनाई उसके मैंने आपको राइटर का नाम बताया, इसके राइटर का मैंने आप लोगों को पूरा पूरा नाम बता दिए हैं। अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी, उतवी और सिस्तानी। देखो मैं हर बार ना, मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं आपको कहानी सुना रहा हूं मैं आपको राइटरों पे घुसेड़ दूं। भाई मैं चाहूंगा मैं राइटर तो राइटर अलग ले आऊंगा, मैं चाहूंगा कि कहानी तो कहानी अलग लेकर आऊंगा। मैं हिस्ट्री को मल्टीपल तरीके से पढ़ाऊंगा, पर आपके दिमाग में जब तक नहीं बैठेगी आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आया मेरी ये बात? सबको यहां तक समझ में आई या नहीं आई, मुझे जल्दी, क्योंकि इसके बाद आप लोग सेकंड अटैक आप समझ सके हैं। और सबसे खतरनाक अटैक आने वाला है हमारा। हमारे 2 राइटर्स हमारे यहाँ पर खत्म, 2 हमारे हमला वाले खत्म हो चुके हैं, और जो हमारा अगला जो पर्सन हमारे आने वाले हैं उस भाई साहब का नाम है कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो कि भाई साहब खुद अपने आप में एक और क्या है, ये रहा बदतमीज आदमी, दगाबाज, गद्दार, बस की नहीं है सामने का युद्ध लड़ने वाला ऐसा बेवकूफ। ठीक है, मोहम्मद गौरी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, आगे की जो स्टोरी है वो करीब करीब 40 मिनट्स की है। ठीक है, हाँ, घोरी या गोरी इसको पढ़ सकते हैं, घोरी। ठीक है, घोरी, घोर, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है बेटा लोकेशन के कारण। बताइए, अब ये जो टॉपिक है कम से कम 40 से 45 मिनट खाएगा, तो हमें लगता है कि शायद हमें इसे कल कैरी करना चाहिए। यूपीएससी का ऑप्शनल भी पढ़ा दीजिए दो सर। पूजा जी, मैं यूपीएससी ऑप्शनल वाला नहीं हूं, मैं पीएसआईआर ऑप्शनल वाला हूं। मैं पीएसआईआर एंड इकोनॉमिक्स का मेजर फैकल्टी हूं, हमारे मेजर सब्जेक्ट ये थे। ओके, आज आपको लग रहा होगा कि सर हिस्ट्री इतनी अच्छी पढ़े। देखो मैंने सब सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े हैं, जितना मैं अपनी पूरी जान लगाता हूँ, और मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ चीज़ों को, ताकि नई नई चीज़ें ला सकूँ कहीं से भी, जहाँ से मुझे ज्ञान हर तरह से लेके आने की कोशिश करता हूँ। परंतु मेरा जो मेन डोमेन है वो मेरा मेन डोमेन पीएसआईआर है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, ये मेरे मेन डोमेन सब्जेक्ट्स थे। और क्या कहते, पूजा मैंने कह दी यूपीएससी के ऑप्शनल के लिए। मीना जी, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है ना, वो शायद यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम के 1-2 घंटे के लेक्चर्स में तो बिल्कुल नहीं हो पाए। उनके लिए स्ट्रेंथ, प्रैक्टिस, रिटन वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। उसके लिए तो हमको सेटअप बनाना पड़ेगा यूपीएससी ऑप्शनल के। अगर आप लोग यूपीएससी डेडिकेटेड सोचते हैं, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ समय में पीसीएस को स्टार्ट कर। अगर आप जितनी हिस्ट्री आप पीसीएस में पढ़ोगे उतनी हिस्ट्री तो आप कभी यूपीएससी में भी नहीं पढ़ोगे। आपको कमाल क्या बताता हूँ, कमाल की शॉकिंग न्यूज होगी आप लोगों के लिए। पीसीएस से कम हिस्ट्री पढ़ी जाती है यूपीएससी में, क्योंकि पीसीएस ऐसा क्यों किया, वो ये बात नहीं करेगा उसने हमला किस पर किया, वो ये बात करेगा हमला क्यों किया, क्या उसके फंडामेंटल्स थे, क्यों वो बार बार हमला करके रिटर्न चला जाया करता। वहां इस तरह के थोट, ठीक है ना। वहां यहाँ देखो, सॉरी टू से, बट यहाँ पर ना ऑप्शनल का हो पाना, इतना डीप कंटेंट पर हो पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ 1 या 2 ही लोग होंगे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए आते हैं। बाकी लोग यहाँ थोड़ा ज्यादा एसएससी वगैरह टाइप या डीएसएसबी वाले एग्जाम वाले थोड़े लोग ज्यादा हैं। तो सॉरी टू से, यहाँ पर अभी तो नहीं, और फ्यूचर में आई ट्राई मेक श्योर कि मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी टीचर लेकर के आऊँ। पर अगर आप लोगों को अगर मेरी हिस्ट्री पढ़ाया तरीका अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा, बता दीजिएगा।
कि सर आप यहाँ अच्छे नहीं लगे, आप हमें यहाँ बुरे लग गए, बता दीजिएगा। आई एम ऑलवेज ओपन टू लिसन एवरीवन, मैं हमेशा सुनने के लिए तैयार रहता हूँ, बता दीजिए आपको, हमें कोई शर्म नहीं है। अभी हाल ही में एक टीचर है, बड़े टीचर है, मैं नाम लूँ कैसे, मेरे पर भी कॉपी स्ट्राइक मार दें, उनकी एक गलती किसी और यूट्यूब के न्यू फिजिक्स के टीचर ने गलती उनकी निकाल दी, तो उस टीचर ने, बहुत बड़े टीचर है, बहुत ही बड़े जीएस के बहुत बड़ी फैकल्टी है इंडिया में, नाम चल रहा है आजकल उनका वनडे एग्जाम्स में, उन्होंने उन पर कॉपी स्ट्राइक मार दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझ पे भी स्ट्राइक मार दे, पता लगा सर हिस्ट्री वाले कह रहे हैं बालियां सर मुझ पे स्ट्राइक मार रहे हैं वहां से, ओए तुम हिस्ट्री कैसे पढ़ा रहे हो तमीज। चलिए, तो देखो मुझे लगता है कि हाँ हाँ, अब देखो बिल्कुल मैं कोशिश तो ये रहूंगा कि हम यही वाला कोशिश करें फिलहाल। ओके बताइए मुझे, 45 मिनट्स हम लोग लें या कल ही लें यार, कल ही ले लेते हैं। कल। ओके, तो आज लोगों को, सभी लोगों को अगर दो मेरे स्टार्टिंग के रूलर समझ में आ गए हो, देखो मैं थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करता हूं, मेरे को आदत है थोड़ा सा आपको इस तरह से कहानी समझाना। अगर आपको ये वाली कहानी चाहिए तो बता दीजिए, वरना अगर आप लोग मुझे कहेंगे सर आप हमें वही एक घंटे में ही सारे राइटर बता दीजिए, तो मैं क्या करूंगा, वो ये जो पेज लगे हुए हैं ना, ये वाले पेज, डायरेक्ट लाइन लाइन समझा दूंगा। अगर आप लोगों को ये वाला स्टाइल चाहिए, स्टोरी लाइन विद टॉपिक, तो आप बताइए मुझे। अगर आपको ये बेस्ट लगता है, अगर आपको ये तरीका बेस्ट नहीं लगता है और आप लोगों को लगता है कि हम लोग सिर्फ वही एक पन्ने लिखवा दूं कि मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गोरी ने 3 बड़े युद्ध लड़े, मोहम्मद गोरी ने 4 लोगों से बात करी, मोहम्मद लोगों ने 5 लोगों को 6 लोगों से हाय हेलो करी, बाय मिलते हो अपने शोना बाबू को उठा करके बाहर ले गया, अगर वो चीज बता देना, वो वीडियो मुश्किल से 40 मिनट की बनेगी पूरे 3 रात। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर हमें सर वही 40 मिनट की वीडियो चाहिए जिसमें पूरी 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 सर जी आइए करते हैं 1 घंटे में पूरी पूरी मेडाइवल हिस्ट्री समाप्त, तो भैया मैं, अगर वो कहोगे तो मैं वो वीडियो भी कर दूंगा, पर मुझे जो मजा आता है हिस्ट्री पढ़ाने में वो मुझे इस तरह से आएगा। अगर आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि लोगों से थोड़ा डिफरेंट लाया जाए, कि वही रटी रटाई आपको ल्यूशेंट ना पढ़ाई जाए, रटी रटाई कोई फेमस टॉप 2-4 बुक ना पढ़ाई जाए, उसके अलावा आप लोगों के लिए टॉपिक्स लाए जाए। मैं ज्योग्राफी से भी मैं आपको कोशिश, आपने ध्यान दिया हो तो हर किसी से यूनिक कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ, डिफरेंट कंटेंट। हिस्ट्री में भी मैं आप लोगों को कमिटमेंट करता हूँ कि ऐसा कंटेंट लाऊंगा जो और जगह पर कम मिल रहा हूँ आप लोगों को देखने के लिए। देखो मैं हर कोई कोशिश करता है अपनी तरफ से, फिर भी तो ठीक है, आप लोग प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, जिसने जो कुछ नहीं लिखा हो प्लीज लिखिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके अंदर कुछ जो वन लाइनर फैक्ट्स होते हैं, वन लाइनर जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा ना, एमसीक्यू कुछ बकवास वन लाइनर में वहां खत्म कर, चिंता मत करना कि सर हमारे तो वन लाइनर बहुत कम हो रहे हैं इसमें। आप जब एग्जाम दोगे सारे कंप्लीट हो चुके होंगे, देखना आपके दिमाग में नाम छपा हुआ आ रहा होगा, और तुर्क कौन है, अरबी कौन है, सब दिमाग में आ जाएंगे, आप डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सिर्फ क्या करा करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो यार। देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपको पता लग जाएगा सही पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो, कितना अच्छा पढ़ रहे हो, कितना बुरा पढ़ रहे हो, तारीफ करना पता लग जाएगा तुम्हें। और प्लीज अगर अच्छा लगता है तो यार इसे शेयर करो, जितना हो सकता है प्लीज शेयर करा करो, ताकि आपके फ्रेंड्स को पता लग सके वो लोग क्या हिस्ट्री में क्या मिस कर रहे हैं, किस तरह की स्टोरी लाइन मिस कर रहे हैं, जो हम लोग ऑफलाइन एकेडमी में पूरी पूरी कहानी रिदम के साथ पढ़ाते हैं। मैं मजबूर में बैठकर पढ़ाता हूँ, अगर मैं चलकर पढ़ाऊंगा कुछ समय बाद, मैं भी ट्राई करूंगा आपको और अच्छे मूवमेंट के साथ पढ़ा पाऊंगा। ठीक है सर, तो कमेंट देख लीजिए सर, हम सर कल, सर कहानी के साथ सही है जैसे आप पढ़ा रहे हैं वैसे कैरी ऑन, ठीक है सर ओके, तो स्टूडेंट अच्छा है, याद भी अच्छे से होगा। हाँ देखो अगर आप वर्ड वाइज देखोगे तो 12 से 15 लेक्चर लगते, तो यहां पर 20 लेक्चर लग जाएंगे, फर्क हमारा ये होगा, पर कंटेंट आपको स्टोरी टाइम के साथ, ठीक है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, क्रेजी एक्टिविटी, रियल नेम इज अनिकेत। अनिकेत जी मेरी एनिवर्सरी नहीं है, मेरी तो शादी ही नहीं हुई बबुआ, आप हमारी शादी कैसे करवा रहे हो अनिकेत। मुझे आपका रियल नेम तो पता ही है, क्रेजी एक्टिविटी लिखा हुआ आ रहा है, रियल नेम आपका अनिकेत ही है ना, वही है ना, हाँ वही है। जी हमारी शादी नहीं हुई है, शादी की एनिवर्सरी करा रहे हो तुम, मुझे बदनाम कराओगे, मेरे मम्मी डैडी ने वीडियो देखी कहेंगे बेटा ने बिना बताए शादी कर ली, सबकी सबकी पार्टी पार्टी मर जाएगी, सब लोग परेशान हो जाएंगे। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग मोहम्मद गौरी के साथ शुरू करेंगे, और मोहम्मद गौरी के साथ, अच्छा हाँ एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप लोग चाहते हो
कि मैं इस्लाम के ऊपर, द ओरिजिन ऑफ इस्लाम, इस्लाम को किस तरह से ये लोग बेवकूफ है ग्लोरीफाई किया हमारे हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने कितनी गलत गलत बातें लिखी है तुमको पढ़ाने के लिए, वो चीजें अगर आप कहें तो मैं आपके लिए लेके आ सकता हूं। एक हम लोग इस्लाम के ऊपर सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे जहां आपको इस्लाम के धागे धागे खोल दिए। जैसे मैं इन लोगों के इस्लाम, जितने भी मध्यकालीन भारत के लोगों को ना हमारे इतिहासकारों ने तारीफें लिखी है ना, मैं आप लोगों की इनकी हकीकत और औकात दिखाऊंगा, रियल औकात इनकी, विद पैटर्न, विद जो एग्जाम के अंदर काम आएंगी वो सभी चीजें, प्लस इनकी जो असली हकीकत होगी वो भी दिखाई जाएंगी। कोई बुरा मत मानिएगा, अगर आप लोग इंडिया के अंदर रहते हैं और आप किसी भी धर्म से, आपको कोई मैटर नहीं करता, अगर आपके लैंड के ऊपर किसी व्यक्ति ने हमला किया, चाहे वो किसी धर्म से था, किसी जाति से था, तो वो हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं जिसके साथ मैं आपको हमने रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अगर दोनों कहानी पसंद आई सब लोग प्लीज लाइक करो, ठीक है यार, और प्लीज को शेयर करो। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट राजा और अगले वंशज के साथ, विद कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी लेकर के आऊंगा। और आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज सब लोग इसको अच्छे से जरा अपने दोस्तों वगैरह में शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू ऑल, बाय बाय, लंच वंच खाओ अपना बढ़िया करके, ओके।